नमस्कार किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान खरपतवार प्रबंधन सहित समसामयिक कृषि कार्यों तथा फूल गोभी में महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। किसान भाइयों, हमने आपको धान को लगाने की प्रक्रिया, मुख्यतः डायरेक्ट सीडेड राइस का वैज्ञानिक तरीका, खरपतवार एवं पोषक तत्व प्रबंधन सहित समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी समय समय पर दी है। देश भर से कई किसानों ने इस समय होने वाले खरपतवार प्रबंधन सहित समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी मांगी है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर YS शिवे। धान जो है हमारी खरीफ मौसम की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है और मैं समझता हूँ आप सब लोगों ने जो है धान की रोपाई कर ली होगी, लेकिन धान से अच्छी पैदावार लेने के लिए जो आपकी खेत में फसल खड़ी हुई है उसमें क्या क्या शस्य क्रियाएं इस समय कर सकते हैं। जिन्होंने समय से लगाई है अर्थात उनकी फसल जो है 1.5 से 2 महीने की हो गई है, उसमें जो है खरपतवार आ रहे होंगे कुछ, विशेषकर खरपतवारों में जो सांवा होता है, सांवा के साथ साथ हमारा जो मकरा मकरी होते हैं और दूब घास भी आ जाती है कहीं कहीं, और इसके साथ साथ मोथा, ये 4-5 खरपतवार आते हैं। इनको जो है आप जिन्होंने समय से लगाई है हाथ से निकाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल जो है आपको 40 दिन के बाद नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने जो कुछ थोड़ा लेट लगाई है तो वो जो है जिनकी फसल जो है 30 से 35 दिन की हो गई है, तो वहां पे वो किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विशेषकर जो है बिस्पारीबैक सोडियम, इसकी मात्रा जो है 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करते हैं, तो हमारे जो खरपतवार आते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, वो नियंत्रित हो जाती है। तो इसके लिए जो है ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिस समय स्प्रे कर रहे हैं बारिश होने की संभावना नहीं है, और जो फ्लैट फैन नोजल है उसी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इफेक्टिवनेस अच्छी होती है। अब बात आती है किस तरीके से जो पानी का प्रबंधन करना है, क्योंकि धान के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, लेकिन जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे जो पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और मैं ये बताना चाहूँगा, यदि आपकी फसल जो है दोजियां बन रही है, कल्ले बन रहे हैं, तो उस समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जिस समय जो फ्लावरिंग या प्री फ्लावरिंग स्टेज होती है, जिसको हम पुष्पगुच्छ अवस्था बोलते हैं, उस समय भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई सी भी अवस्था है उस समय जो है आप पानी का प्रबंधन अच्छे ढंग से करें, अर्थात 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन बहुत ज्यादा पानी खड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, अर्थात दरारें पड़ने से पहले पानी देंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छे ढंग से पोषक तत्व प्रबंधन करना धान में बहुत जरूरी है। रोपाई करते समय हम बताते हैं कि मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए और पूरी की पूरी मात्रा फास्फोरस की, पोटास की, जिंक सल्फेट की रोपाई के समय डालनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। रोपाई के 1 सप्ताह बाद 1/3 भाग, बची हुई 1/3 भाग जो है उसको हम कल्ले बनते समय, और बची हुई जो 1/3 भाग है उसको जो है हम हमारी जो पुष्पगुच्छ अवस्था आती है उससे पहले वो देना चाहिए। तो इस तरीके से 3 भागों में बांट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और यदि आपने ये तीनों नाइट्रोजन की मात्रा दे दी है, फिर भी जो है आपकी फसल के अंदर कुछ पत्ती पीलियां पड़ रही हैं, या हो सकता है जिंक की कमी आ रही हो, जिसको खैरा रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप 2.5 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट ले लें और 8 से 10 किलोग्राम जो यूरिया ले लें। उसका घोल जो है 500 लीटर पानी में बना के उसका पानी का छिड़काव करेंगे, तो उस तरीके से जो आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जिनकी कमी आ रही है, वो लक्षण दूर हो जाएंगे। अब आती है कि बात कुछ इस समय जो है कीड़े पतंगे भी आने की संभावना धान के अंदर हो जाती है। विशेषकर जो है जो पत्ती लपेटक कीट है, उस बहुत सी जो हमारी धान की फसल खड़ी है उसमें आने की संभावना है और आ भी रही है, हमने देखा है। तो उसके जो लक्षण मैं बताना चाहूंगा कि वो पत्ती को जो है मोड़कर बेलनाकार बना लेते हैं,
और अंदर ही अंदर जो गिंडार जो है वो हरे पदार्थ को खा जाती है और पत्ती बाद में जो है सफेद पड़ जाती है। इस तरीके के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो 2 मिलीलीटर दवा क्लोरपायरिफास की लें, 1 लीटर पानी में उसका घोल बना के 500 से 600 लीटर पानी में और छिड़काव करें। इस तरीके से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। अब कुछ कुछ स्थानों पे जहाँ पे जो है हमारी पुष्प बच्चा आने की संभावना है या हमारे उससे पहली अवस्था है, वहां पे जो है स्टेम बोरर तना छेदक कीड़ा भी आने की संभावना हो जाती है। तो उसके लिए यह पहचान होती है कि हमारे खेत के अंदर यदि आप जाएंगे, निगरानी करेंगे तो हमारे जो पत्ते जो हैं, पत्ते के साथ साथ जो हमारे स्टेम भी सूखने लगते हैं। तो इस तरीके से जो कोई भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत के अंदर जो है तना छेदक कीट आ गया और उसको नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो उसके लिए जो है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G की दवा आती है, उसके लिए जो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें और डालते समय इस बात का ध्यान रखें खेत के अंदर जो है हल्की हल्की नमी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम तना छेदक का नियंत्रण कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 4-5 बातें इस समय ध्यान रखेंगे तो आपको धान से एक अच्छी पैदावार मिलेगी। सब्जियों में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे वर्ष भर उगाया एवं खाया जाता है। सब्जी, सूप और अचार के रूप में इसका घरेलू उपयोग हम सब करते ही हैं। साथ ही यह किसानों के लिए आय का भी एक उत्तम स्रोत है। फूल गोभी में अच्छी उपज लेने हेतु महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह। नमस्कार, हम आज बात करेंगे फूल गोभी की खेती के बारे में। फूल गोभी है वो एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है क्योंकि इसमें स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोसिनोलेट्स हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं, साथ ही इसमें मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाने जाते हैं। यदि किसान की तरफ से बात करें तो फूल गोभी की जो कम अवधि में बहुत अधिक पैदावार देने वाली एक सब्जी है और इसीलिए किसानों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। इसकी जो खेती है वो अलग अलग समय में की जाती है और इसीलिए गोभी को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगेती समूह जो मई जून के महीने में बुआई की जाती है और मध्य जो अगेती है उसको अगस्त की शुरुआत में हम लोग बुआई करते हैं। मध्य पछेती सितंबर में बुआई करते हैं और जो पछेती समूह है सितंबर के अंत में और अक्टूबर के महीने में बुआई की जाती है। यदि इनमें जो अभी बुआई का जो समय है सितंबर का महीना है, इसमें मध्य पछेती और थोड़े दिन बाद में जो पछेती समूह की बुआई होगी उसमें उन्नत किस्मों की बात देखें तो किसान भाइयों से सलाह दी जाती है कि वो जब भी कोई किस्म लें उससे ये जरूर जानकारी उसके बारे में लें कि वो इस समय बुआई के लिए उचित है या नहीं। कहीं अगेती फूल गोभी को यदि अभी लगा देंगे तो उसमें फूल छोटे बनेंगे, उसमें रेशे आ जाएंगे तो बाजार भाव उसका नगण्य हो जाएगा। यदि बात करें हम उत्तम किस्मों की इस समय बुआई के लिए तो पूसा पोसजा और पूसा सुक्ति 2 अच्छी उन्नत किस्में हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निकाली हैं। साथ ही एक पालम उपहार है जो पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिलती है, वहां से भी ले सकते हैं। और एक यदि नया संकर किस्म भी निकली है पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 3 जो IRI पूसा संस्थान से निकली है और एक पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 301 के नाम से जो IRI का जो कटराइन स्टेशन से वहां से भी निकली हैं। इन किस्मों को आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं और इनमें से जैसे पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 301 है उसको आप अक्टूबर के मध्य तक भी लगा सकते हैं। यदि पछेती समूह की बात करें उसमें उन्नत किस्में पूसा स्नोबॉल K1 के नाम से जानी जाती है, पूसा स्नोबॉल KT25 के नाम से है और साथ ही 2 उन्नत संकर किस्में निकली हैं, पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1, पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 2। तो ये किस्में जो हैं ये अक्टूबर महीने में लगाने के लिए उन्नत किस्में हैं, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। इनके बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 300 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यकता होती है और इसकी जो नर्सरी है वो हमेशा उठी हुई मेड़ी पे तैयार करनी चाहिए, पंक्तियों में बुआई करके करें। बीज उपचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए वाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कर सकते हैं या ट्राइकोडर्मा को भी यूज कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। बीज में मिला करके पंक्तियों में बुआई करें, ऊपर उसमें बुआई के तुरंत बाद थोड़े सूखे घास रखें कुछ दिन के लिए 3-4 दिन के लिए और उगाव के बाद में उस घास को हटा करके वाविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव जरूर करें जिससे कि कोई पौधों में बीमारियां कम आए। यदि बात करें जो खेत में अभी फसल खड़ी है जैसे मध्य अगेती समूह की है वो फूल बनने की अवस्था में है या थोड़े दिन में फूल कटने की अवस्था में भी आएगी, उसमें उचित पानी का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों खासकर बोरोन के यदि शुरुआती अवस्था में नहीं दिया है तो 0.3% के हिसाब से उसका स्प्रे अवश्य करें, उससे फूल अच्छे बनेंगे, उसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे नहीं आएंगे। साथ ही यदि मध्य पछेती समूह है उसकी रोपाई का समय चल रहा है तो किसान भाइयों से सलाह यह है कि उचित मात्रा में जो संतुलित मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की है 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो पोटास और 60 किलो ही फास्फोरस देना है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसकी आधी मात्रा नाइट्रोजन और पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की देकर के
खेत की तैयारी करवाएं और मेड़ी पद्धति पर ही रोपाई करें, जिससे कि कभी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति दिखती भी है तो उसमें फसल को नुकसान नहीं हो, क्योंकि फूल गोभी जलमग्नता के लिए बहुत ही असहनशील है, वो बहुत ज्यादा मरती है खेत में, तो इसलिए उसको बचाव की विशेष ध्यान रखें। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 1.5 फीट रखने से पौधों की अच्छी बढ़वार होती है और अच्छे फूल आते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखें कि शुरुआती अवस्था में वीडिसाइड या तो कोई पेंडिमेथालिन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। यदि किसान नहीं कर पाते हैं तो हाथ से निराई गुड़ाई करके शुरुआती अवस्था जो लगभग 45-50 दिन की होती है तब तक वीड फ्री इसको रखें, खरपतवारों से दूर रखें, नहीं तो अन्यथा जो पैदावार है वो उसका घटाव है लगभग 70% तक भी देखा गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि दूसरी बात देखें कीड़े और जो बीमारियां हैं उनमें, तो अगेती फूलगोभी में आजकल आप देखेंगे कि जो पत्तों पे काला धब्बा बनता है या तो बड़ी साइज का या छोटे छोटे गोल धब्बे बनते हैं, उसके लिए विशेष ध्यान रखें कि एक तो समय रहते उन ऐसे पत्तों को खेत से बाहर करें ताकि ज्यादा इनोकुलम बिल्डअप नहीं हो, उसमें ज्यादा बीमारी नहीं फैले फसल में, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और उसके साथ यदि जरूरत पड़ती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कीड़ों की बात करें तो उसमें आजकल जो तंबाकू की सुंडी है, जो पत्ते के नीचे की तरफ बहुत सारी इलियां एक साथ दिखने में मिलती हैं, ऐसे पत्ते दूर से ही पता चल जाता है, उनको खेत से हटा करके उसकी कम करें। फिरोमोन ट्रैप्स आते हैं उस तंबाकू की सुंडी के, उनको भी आप लगा सकते हैं, उसमें नर जो है सभी उस ट्रैप में फंस जाते हैं, उनको गड्ढे में दबा दें तो उससे थोड़ी समस्या कम होती है। और यदि आवश्यक पड़े तो किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करते हैं, जैसे आप इंडोक्सिकार्ब लेते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या स्पाइनोसेट 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, तो इनको आप फूल बनने की अवस्था से पहले करें। फूल बनने के बाद कोई स्प्रे की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि जो वेटिंग पीरियड होता है किसी भी इंसेक्टिसाइड का वो लगभग 10-12 दिन का होता है और उतना ही समय फूल को पूरा बनने में लगते हैं, उसके स्प्रे को आप अवॉइड करें। जो अगेती फूलगोभी है उसकी जो कटाई का अभी समय चल रहा है उसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि आप फसल की जो कटाई है उससे पहले वाले दिन उचित मात्रा में पानी लगाएं, जिससे कि फूल के अंदर उचित मात्रा में पानी जाए, उसको वजन दे और उससे आपको जो पैदावार है वो ज्यादा मिलेगी और उससे उसके बाजार भाव भी ज्यादा मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान ने शिक्षक दिवस व्याख्यान 2025 का आयोजन किया है। यह खास व्याख्यान डॉक्टर संजय कुमार, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष ने दिया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य नीति आयोग ने की। यह कार्यक्रम संस्थान के YouTube चैनल पर लाइव किया गया। आप इस कार्यक्रम को दिखाए जा रहे लिंक पे देख सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से सारस त्रिवेदी जी ने कटहल में फूलों के असमय गिरने एवं फलों के छोटे होने की समस्या बताई है। जो पुष्प गिर रहे हैं वे नर पुष्प हैं, जिनका गिरना स्वाभाविक है। यदि मादा फूल जिनकी सतह खुरदुरी होती है वे भी गिर रहे हैं तो आप बावेस्टीन की 200 ग्राम मात्रा एवं प्लेनोफिक्स की 50 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरियाणा से माया देवी जी ने पपीते की मिठास की वृद्धि हेतु उपाय पूछा है। पपीते में मिठास की वृद्धि हेतु पोटेशियम सल्फेट की 10 ग्राम मात्रा एवं जिंक सल्फेट की 6 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोहतक हरियाणा से सोनू गिल जी ने गोभी के पत्तियों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कैबेज बटरफ्लाई का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम प्रभावित पत्तियों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसेड की 60 से 70 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।